नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। और दोस्तों आज मैं आपके सामने हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें चलते हैं पहले प्रश्न पे। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है कि उच्च कक्षाओं से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? खेल विधि, अनुकरण विधि, विचार विमर्श विधि या चित्र रचना विधि? तो देखिए दोस्तों, खेल विधि, इसमें खेल खेल में सिखाया जाता है। प्रोबेल महोदय इसके जनक कहलाते हैं। तो ये तो प्राथमिक के लिए है, न कि उच्च कक्षाओं के लिए। उच्च कक्षाओं के लिए नहीं है। अनुकरण विधि, तो छोटा बालक वही तो अनुकरण करेगा, है ना। विद्यालय में आएगा छोटा बालक तो लिखने में, पढ़ने में, है ना, शिक्षक का अनुकरण करके ही सीखेगा। तो ये भी प्राथमिक के लिए है। चित्र रचना, चित्र को देखकर फिर कोई कहानी या किसी निबंध की रचना करेगा, तो ये भी प्राथमिक की है, न कि उच्च प्राथमिक की। यहाँ पूछा है उच्च कक्षाएं 6 से 8 के लिए, है ना, संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि में क्या होता है कि जो संपूर्ण कक्षा है मित्रों, संपूर्ण जो कक्षा है उसमें संपूर्ण कक्षा का जो प्रत्येक सदस्य है, प्रत्येक छात्र है, वो आपस में अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं किसी भी विषय पर, है ना। तो उसे कहते हैं विचार विमर्श विधि, और ये उच्च कक्षाओं से संबंधित शिक्षण विधि है। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है मित्रों, उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो देखिए, बच्चों का लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है और इसके लिए विधि कौन सी बेहतर होगी? तो देखिए, मूल्यांकन में एक चीज़ होती है नवीनता। क्या होती है मित्रों? नवीनता। और जितनी मौलिकता या नवीनता रहेगी उतना ही वो मूल्यांकन बेहतर रहेगा। तो देखिए, सुंदर लेख का अभ्यास, अब सुंदर लेख लिख रहा है बालक तो वो तो देख देख के लिखेगा ना, तो ये मूल्यांकन के लिए विधि बेहतर नहीं है। श्रुत लेखकारी, ये सुनकर लिखेगा तो इसमें भी कोई विधि बेहतर नहीं होगी। और पाठ आधारित प्रश्न का उत्तर तो तय है भाई, इन प्रश्नों का उत्तर ये है ना, तो वो भी जो का तो लिख देगा। ये इनमें मूल्यांकन विधि बेहतर नहीं है, बजाय किसके? अपने अनुभव लिखना। उसको कोई भी कहानी दे दी, कोई भी घटना दे दी और बता दिया कि भाई बालक तू अपने विचार लिख इस चीज़ पर, अपने अनुभव लिख, तो वो क्या है, वो लेखन कौशल में मूल्यांकन की सबसे बेस्ट विधि होगी। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी में सुंदर लेखन अभ्यास के लिए क्या उपयुक्त है? तो देखिए, जो लेखन कौशल है उसका प्रथम गुण ये और आवश्यक गुण है सुंदर लेखन, है ना, सुंदर लिखना लेखन का। इसमें देखिए अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख या कथालेख। कथालेख तो होगा नहीं, यानी कहानी लिखना, तो वो इन्हीं में से आएंगे। अब देखिए ये होते क्या है, अनुलेख क्या होता है? अनुलेख होता है कि किसी पुस्तक या फिर श्यामपट वहाँ से देखकर जो का त्यों लिखना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुलेख। और ये क्या होता है? ये सुंदर लेखन के लिए ही काम आता है। इस प्रकार ये अनुलेख बिल्कुल सही है, सुंदर लिखना है तो अनुलेख लिखा जाता है। और प्रतिलेख क्या होता है? प्रतिलेख वो हम अनुलेख भी कह सकते हैं। इसमें बस यही है कि किसी पत्रिका या पुस्तक से देखकर कोई अनुच्छेद जो का त्यों लिखा जाता है, तो ये नहीं होगा, सुंदर लेखन के लिए नहीं है ये। और जो श्रुतलेख है, यानी कि सुनकर लिखना, श्रुतलेख में क्या किया जाता है? सुनकर लिखना ना, कि जो शिक्षक है वो बोलता है और फिर उसे देख के बच्चे क्या, उसे सुनकर बच्चे क्या करते हैं? लिखते हैं ना। और लिखने के बाद फिर अशुद्धि की जांच करवाई जाती है ना। शुद्ध लिखने के लिए श्रुतलेख काम आता है और सुंदर लेखन लिखने के लिए अनुलेख काम आता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि किस स्तर हेतु उपयोगी है? तो देखिए, लिखने में और उच्चारण में, यानी मौखिक रूप में ना, बोलने में जो अनुकरण विधि है हम पहले पढ़ चुके हैं। किस स्तर हेतु उपयोगी है? प्रारंभिक 1 से 5, माध्यमिक के लिए, या उच्च स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अनुकरण विधि है तो छोटा बालक रहेगा तभी तो अनुकरण करके सीख जाएगा ना, तो ये प्रारंभिक स्तर के लिए बेहतर रहती है। वो विद्यालय में अपने शिक्षक को, शिक्षक ही तो उसे सिखाता है भाई इसे लिखना है, ऐसे बोलना है शुरुआत में ना। तो लेखन, उच्चारण, पढ़ना है ना, ये चीज़ें प्रारंभिक स्तर के जो बालक है वो अनुकरण विधि से सीखते हैं। इस प्रकार विकल्प प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि रायबर्न महोदय किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ
करना अच्छा मानते हैं। तो देखिए व्याकरण की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा का प्राण तत्व क्या है? व्याकरण है, ठीक है। और भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना, इसके जो निश्चित नियम होते हैं वो होते हैं व्याकरण से। अब जो नियम है तो वो नियम कक्षा 5 तक तो होंगे नहीं, इसके बाद होंगे। और कक्षा 5 के तुरंत बाद कौन सी कक्षा आती है? कक्षा 6। यानी कि 6 से आपके जो उच्च स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, वो शुरू हो जाता है ना। 6, फिर 6, 7, 8, तो वहाँ पर ये जो व्याकरण की शिक्षा है बिल्कुल प्रारंभ करनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि व्याकरण में भाषा के क्या होते हैं? शुद्ध लिखने के नियम होते हैं ना। और जबकि प्राथमिक कक्षा तक नियमों के बारे में कोई जानकारी बालक समझ नहीं पाता, इसलिए कक्षा 6 से शुरू करेंगे तो फिर 7 और 9 में फिर आगे चल के माध्यमिक स्तर पर भी आ जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा 6 से ही रायबन महोदय व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं। एक फैक्ट और बता देता हूँ, एक प्रश्न इसी के साथ। जो रायबन महोदय थे, इन्होंने देखिए शिक्षा के केंद्र बिंदु के कुल 3 मूल तत्व माने हैं। शिक्षा के जो केंद्र बिंदु है 3 माने हैं। एक तो माना है वहाँ पर अध्यापक, एक माना है इन्होंने बालक, और एक इन्होंने माना है विषय वस्तु को, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखना। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 5 है, इसके में विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो देखिए प्राथमिक स्तर पे पूछा है, ये याद रखना आप। बच्चों के जो बाल साहित्य का चयन करना है यहाँ पे, है ना, उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो देखिए रंगीन चित्र, छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, सरल जानकारी। देखिए सरल से तो कठिन चलना होता है ना, केवल सरल जानकारी ये मुख्य आधार नहीं होना चाहिए। छोटी रचनाओं की जरूर नहीं है कि बिल्कुल काफ़ी छोटी रहे, है ना, छोटी कितनी रहे, तो ये भी गलत होगा। अब बचा क्या? रंगीन चित्र और रोचक विषय। रंगीन चित्र से क्या होंगे कि रंगीन चित्र से जो आकर्षण होता है ना, आकर्षक आपको वो तो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें बाल साहित्य पढ़ाना है, बाल साहित्य सिखाना है। इसका मतलब क्या करेंगे? साहित्य आ गया, इसका मतलब विषय वस्तु है ये तो, है ना, नहीं कि चित्रों से संबंधित है। रंगीन चित्र तो आकर्षक होते हैं, यहाँ सजावटी आकर्षक नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? रोचक विषय वस्तु, ना, ऐसी विषय वस्तु जो बच्चा आसानी से पढ़ सके, उसकी रुचि बनी रहे। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है उसमें विकल्प नंबर 3 है, सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? पाठ्यपुस्तक, भाषा प्रयोग के अवसर, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। तो देखिए प्राथमिक स्तरीय क्या आएगी? विद्यालय की, ये मतलब आगे की शिक्षा के लिए एक नींव कही जा सकती है। तो यहाँ हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यपुस्तक। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक नहीं आती है। व्याकरणिक नियमों को याद करना ये भी नहीं है। और उच्च स्तरीय जो तकनीकी यंत्र है तो प्राथमिक वाले इनसे नहीं सीख सकते। जबकि प्राथमिक बालकों को आप, प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप भाषा प्रयोग का जितना अवसर दोगे उतना ही वह अच्छी तरह से सीखेगा। और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और ये सबसे प्राथमिक महत्वपूर्ण भी है कि जब भाषा प्रयोग का अवसर सीखेगा तो वो पाठ्यपुस्तक भी पढ़ सकता है, व्याकरणिक नियमों को याद भी कर सकता है, और जो उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र उनसे भी बाद में सीख सकता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है उसमें विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयुक्त सामग्री कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से 8 का ये प्रश्न आ रहा है। 6 से 8 में हमें कहानी की रचना करवानी, तो उसके लिए उपयुक्त सामग्री कौन सी है? अब कहानी की रचना, जो अधूरी कहानी होती है उसकी पूर्ति प्रणाली वो भी होता है। तो देखिए शामपट पर बच्चों को क्या करवाया जाता है? भाई कहानी लिखो, है ना, बिना देखे लिखो, या अधूरी कहानी शिक्षक लिख देता है उसकी रचना करो। तो शामपट के माध्यम से बच्चा कर सकता है। प्लेस कार्ड क्या होता है? जिस पे चित्र जो प्रदर्शित किए जाते हैं ना, उन चित्रों के माध्यम चित्र दिखाया जाता है और चित्रों के माध्यम से बच्चों से कहानी की रचना करवाई जाती है। ये भी सही है प्लेस कार्ड। और जो चित्र कथाएं हैं वो भी सही है, यानी कि चित्र दिखाकर फिर कथाएं यानी कहानी लिखवाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो आपके 8 है इसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भाषा संसर्ग प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण के लिए काम में लिया जाता है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, या उक्त कोई नहीं। तो जो भाषा संसर्ग प्रणाली है वो व्याकरण शिक्षण की प्रणाली है। इसके 2 नाम है, एक तो है समवाय विधि भाषा संसर्ग का, और एक है
अव्याकृति विधि, अव्याकृति विधि। अब देखिए भाषा संचय प्रणाली क्या विशेषता, अव्याकृति क्यों कहते हैं, ए का मतलब क्या होता है नहीं, और व्याकृति मतलब व्याकरण, यानी कि जिसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होता। देखिए व्याकरण की तो विधि है, ये तो बता चुके व्याकरण विधि, लेकिन व्याकरण का प्रयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता है, कहने का मतलब अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है ना। तो इस प्रकार व्याकरण शिक्षण की ये भाषा संसर्ग प्रणाली है। तो जो प्रश्न संख्या आपके 9 है वहाँ विकल्प नंबर 3 है, सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 10 की भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला ये एक विधि होती है दोस्तों, उच्च कक्षाओं से संबंधित विधि होती है ये। तो देखिए टेप रिकॉर्डर, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन या वीडियो रिकॉर्डर, तो इसमें मतलब जो भाषा प्रयोगशाला है इसमें कौन सा, इसमें उपकरण, कौन सी सहायक सामग्री वो उपयुक्त जिसमें प्रयुक्त नहीं होती है। तो देखिए इसमें मोबाइल फ़ोन है वो प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी माइक्रोफोन भी प्रयुक्त होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, टेप रिकॉर्डर भी होता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में यही है कि प्रयोगशाला में भाषा संबंधी जो है प्रयोग करवाए जाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य याद रख लेना, भाषा का शुद्ध उच्चारण करवाना सिखाया जाता है। ठीक है, ये बता दी मैंने भाषा प्रयोगशाला विधि क्या होती है। कुछ फैक्ट और बताता हूँ। इसमें मान लीजिए कि एक प्रश्न ऐसा आ गया कि भाषा प्रयोगशाला में सर्वाधिक सहायक उपकरण कौन सा है। सर्वाधिक, अगर आपको सहायक उपकरण पूछे और वहाँ पे विकल्प में टेप रिकॉर्डर भी रहे, माइक्रोफोन भी रहे, वीडियो रिकॉर्डर भी रहे, और एक और आ जाए कि लिंगुआ फोन, ठीक है, लिंगुआ फोन भी आ जाए, तो अब इन ये चारों के चारों वहाँ प्रयुक्त होते हैं, ये चीज़ बता दी मैंने। यहाँ तो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन ये आ जाए टेप रिकॉर्डर आ गया, माइक्रोफोन आ गया, वीडियो रिकॉर्डर आ गया, लिंगुआ फोन आ गया, तो आप सहायक उपकरण सब सर्वाधिक सहायक कौन सा बताओगे, तो याद रखना वहाँ लिंगुआ फोन सहायक उपकरण सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 10 है इसमें विकल्प नंबर 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे अधिक होता है। देखिए भाषा जन्मजात नहीं होकर अर्जन करने की प्रक्रिया है भाषा। तो देखिए बच्चा जन्मता है और जन्म लेने के बाद वे कहाँ आता है पहले। देखिए जो पाठ्य पुस्तक है, भाषा कक्षा है और प्रयोगशाला है, ये तीनों चीज़ें हैं विद्यालय से संबंधित। किससे संबंधित है, विद्यालय से संबंधित। तो बच्चा जन्म के तुरंत बाद विद्यालय नहीं जाता है, बल्कि वो कहाँ आता है, अपने समाज में, अपने परिवार में आता है, अपने मित्रों के पास पड़ोस है ना, तो वहाँ पे वो भाषा अर्जित करता है। तो सर्वाधिक महत्व तो किसका हो गया, समाज का हो गया। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है उसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। और एक चीज़ बता दूं मैं कि चारों के चारों मतलब 4 आपको कथन दिए जाते हैं। ऐसा प्रश्न भी 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं हमारे कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। अब देखिए यहाँ पे भाषा के बारे में देखना है, सही कथन कौन सा वो देखना। भाषा लिखित ही होती है, मैंने पहले बता दिया आपको, पहले जो वीडियो आ रखे है कि ही केवल, ये क्या है, ये नेगेटिव शब्द है ना, तो इनको आप पहले हटा दो। लिखित ही होती है इसका मतलब क्या, केवल लिखित होती है, नहीं, मौखिक भी तो होती है, ये गलत है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, गलत है। भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करके व्याकरण भाषा का अनुसरण करता है ना, तो ये भी गलत हो गया। भाषा बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, ये नेगेटिव आ चुका है, तो ये भाषा बोली में तो संबंध होगा। फिर क्योंकि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है, भाषा में नियम होते हैं, है ना, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 12 है उसमें विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। एक और बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने हिंदी शिक्षण का कि जब पहले वाले विचार बाद में और बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो ये विचारों को प्रस्तुत करने की कौन सी विसंगति है। ये चीज़ क्या है, ये विसंगति है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये त्रुटि है ना, विसंगति है, त्रुटि है, ये कमी है। ठीक है, अब देखिए त्रुटि किससे संबंधित है। देखिए जो मौलिकता क्या होती है, मौलिकता और जो नवीनता है वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले विचार है ना, वो तो क्या कर दिए, बाद में लिख दिए, और जो बाद वाले विचार है ना, वो कहाँ लिख दिए, पहले लिख दिए आपने। तो ये क्या कर दिया आपने, गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आप नवीनता तो कर रहे हो नहीं, है ना, तो मौलिकता हट जाएगा, नवीनता भी हट जाएगा। और सुसंबद्धता, तो यहाँ संबंध तो हो ही नहीं रहे, यहाँ तो आपने गलती कर दी। तो गलती किसकी की, क्रमबद्धता की ना, यानी कि विचार है वो आपकी क्या नहीं है, क्रमबद्ध
नहीं है। पहले वाले विचार बाद में लिख दिए, बाद वाले विचार पहले लिख दिए, इसका मतलब क्रमबद्धता से संबंधित विसंगति है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 13 है वहां पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है, भाषा शिक्षण का निम्न में से सामान्य उद्देश्य पूछा है। सामान्य उद्देश्य कौन सा है भाषा शिक्षण का? देखिए, भाषा को सीखोगे तो कैसे सीखोगे? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी बात कहना, दूसरों की बात समझना, उपयुक्त सभी। तो देखिए, भाषा शिक्षण के ये तीनों ही उद्देश्य हैं भाई। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी बात कहना, दूसरों की बात समझना। कैसे कि आप देखिए, दूसरों की बात सुनोगे फिर समझोगे, है ना। पर दूसरों की बात सुनकर समझोगे तभी तो क्या करोगे, अपने विचार वापस व्यक्त करोगे, बोलकर अपनी बात कहोगे भाई, है ना, इसका जवाब ये होगा। तो जब समझोगे तभी तो कहोगे। तो ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। और पढ़कर अर्थ ग्रहण, आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो पढ़ने का मतलब है कि उसको समझना होता है, अर्थ के साथ ग्रहण करना होता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 14 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, 15वें प्रश्न पे। और बहुत ही शानदार 15वां प्रश्न है मित्रों कि श्रम क्रम भ्रम जैसे एक समान शब्दों को सिखाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? संगत विधि, देखो वे कहो विधि, निगमन विधि या ध्वनि साम्य विधि। तो देखिए, शब्द कैसे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? श्रम क्रम भ्रम, ये जो शब्द है वो आपको एक समान नजर आ रहे हैं ना भाई? समान है ना शब्द, एक समान आ रहे हैं। इसके जैसे और हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए रेल है ना। रेल के अलावा जैसे रेल के साथ में जेल है ना, या बेल है। तो ये शब्द क्या है? ये एक समान शब्द है। तो इनको सिखाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आपको पता है कि ध्वनि साम्य विधि बिल्कुल सही है। यानी कि इनमें क्या है, समान ध्वनि आ रही है, बोलने में समान ध्वनि आ रही है ना। रेल जेल वेल या श्रम क्रम भ्रम या चाचा दादा नाना, एक ही समान ध्वनि। तो ये हुए। निगमन विधि नहीं होगी, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। देखो वे कहो विधि क्या होता है? इसमें शिक्षक श्यामपट पर कुछ शब्द या कुछ वाक्य लिखता है, फिर बच्चे को क्या करना, बालक उस उन शब्दों को, जो लिखे गए शब्द श्यामपट, उनको देख के वापस शिक्षक को बताता है भाई ये लिखा हुआ ना। तो ये भी यहाँ पे नहीं है। और संगत विधि क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। संगत विधि का दूसरा नाम है साहचर्य विधि। ऐसे आप सोचोगे कि ये संगत विधि कौन सी है? तो देखिए, साहचर्य विधि तो आप जानते हो, संगत को ही साहचर्य कहता है। मैडम मारिया की विधि है साहचर्य, पता है आपको, मोंटेसरी विधि दी। और ये है वो 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए काम आती है। तो ये विधि भी यहाँ नहीं है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 15 है उसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए आज के हिंदी शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 12 प्रश्न सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपकी हिंदी शिक्षण वीडियो की तैयारी है बिल्कुल अच्छी हो चुकी है मित्रों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।